Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. So let's get started. आज है 4 सितंबर. सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? A. Department of Consumer Affairs. B. Expenditure Management Commission. C. Financial Stability and Development Council. D. Reserve Bank of India. इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है. इनफैक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं. अ बैटल दैट यू विन कैंसल्स ऑल योर मिस्टेक्स. एक लड़ाई जो आप जीतते हैं वह आपकी सभी गलतियों को रद्द कर देती है. किसकी क्योट है ये? निकोलो मैचियावेली की. ये क्योट आपको नोट डाउन करके रख लेनी है, ऐसे एथिक्स में आपको हेल्पफुल हो सकती है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलते हैं. सबसे फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? नैनो यूरिया का अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसके अप्रूवल की जो प्रोसेस है उसको फास्ट किया जा रहा है. इशू समझते हैं क्या है. हमें पता है इंडियन फार्मर्स जो हैं वो यूरिया को एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट केमिकल फर्टिलाइज़र मानते हैं. उसका काफ़ी यूज़ इंडिया में किया जाता है और इंडिया में यूरिया का इतना प्रोडक्शन नहीं है कि सभी फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किया जा सके. इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है यूरिया को, और अराउंड हर साल हम 90 लाख टन यूरिया इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का 40,000 करोड़ के करीब खर्चा आता है. इसलिए इसका वे आउट निकालने के लिए इफ़को इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव ने नैनो यूरिया नाम का एक प्रोडक्ट डेवलप किया है. और इसकी वजह से क्या कहा जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं उनकी पैकेज्ड यूरिया पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी. इसके लिए प्रोसीजर्स भी आसान किए गए हैं. हमें पता है कोई भी नया फर्टिलाइज़र अप्रूव करने के लिए ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 3 सीजन्स असेसमेंट करती है, लेकिन नैनो यूरिया का जो असेसमेंट है वो 2 सीजन्स में किया जाएगा. और इसका जो एफिशिएंसी है ये कहा जा रहा है कि नैनो यूरिया की ½ लीटर की बोतल ही यूरिया के 45 kg के एक बैग को कंपनसेट कर देगी. मतलब ये माना जाता है कि वीट, राइस, मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स के लिए हमें एटलीस्ट 245 kg के बैग्स चाहिए यूरिया के. इसका मतलब जब नैनो यूरिया आ जाएगा उस टाइम पे एक सिंगल 1 लीटर की बोतल उसको कंपनसेट कर पाएगी. इससे क्या होगा, हम काफ़ी हद तक अपना इंपोर्ट का जो खर्चा है वो बचा पाएंगे और फार्मर्स की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, हमारी गवर्नमेंट की जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी. यूरिया जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और क्रॉप्स का मेन सोर्स है नाइट्रोजन का. हमारी कोशिश क्या है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स हमारे जो हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने क्या कहा है, 2025 तक हमारा एम है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन है और नैनो यूरिया का प्रोडक्शन जो होगा उन दोनों को मिलाकर इंडिया को फर्टिलाइज़र्स में सेल्फ सफिशिएंट कर दिया जाए. लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है. एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट को गवर्नमेंट ने मतलब स्किप कर दिया है, बताया नहीं है कि जो पैकेज्ड यूरिया है उसको इनिशियल स्टेजेस में तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नैनो यूरिया है उसको केवल हम सेकेंडरी स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं. मतलब नैनो यूरिया को केवल तभी अप्लाई किया जा सकता है, इसका तभी यूज़ किया जा सकता है जब एक बार प्लांट ग्रो कर जाए, उसके बाद इसकी पत्तियों पर उसको स्प्रे किया जा सकता है. लेकिन जो प्राइमरी स्टेज है, इनिशियल स्टेज है, उसके लिए हमें पैकेज्ड यूरिया की ही ज़रूरत पड़ेगी. और दूसरी बात ये कहा गया है कि नैनो यूरिया की हेल्प से यील्ड्स जो हैं हमारी क्रॉप्स की वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी. लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि जो क्रॉप यील्ड्स हैं वो उन पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, ना ही कम हुई हैं ना ही इंक्रीज़ हुई हैं. और कुछ केसेस में ऐसा पाया गया है कि जो क्रॉप यील्ड्स हैं वो 7% तक इंक्रीज़ हुई हैं. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो बात क्या है कि हमें पता है किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल फर्टिलाइज़र कमेटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. आपके पास 3 ऑप्शन और दे दिए जाएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सेंट्रल फर्टिलाइज़र कमेटी वो कमेटी है जो किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए अप्रूव करती है. अब यहाँ हमारे लिए थोड़ा सा डिटेल में देखना ज़रूरी हो जाता है. यूरिया को समझ लेते हैं. यूरिया एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट्स को, हमें पता है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है और यूरिया प्लांट्स को आर्टिफिशियली नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है. वाइट कलर का होता है.
इफ़को के बारे में देख लेते हैं। इफ़को इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको इंडियन कोऑपरेटिव्स ओन करते हैं। इसको 1967 में फाउंड किया गया था। उस टाइम इसमें जस्ट 57 कोऑपरेटिव्स थे, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ 36,000 इंडियन कोऑपरेटिव्स देखे जा सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हाई क्वालिटी के एग्रीकल्चरल इनपुट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और उनकी प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करना और उनके वेलफेयर के लिए जो भी कुछ अदर एक्टिविटीज़ की जा सकती है उनको करना। ये किसका काम है? इफ़को का काम है। कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में भी देख लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं, कृषि विज्ञान केंद्र नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम का पार्ट है। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र को 1974 में पुडुचेरी में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका काम क्या है कि टेक्नोलॉजी का असेसमेंट करना, हमारे पास जो भी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उनको असेसमेंट करना और उनके एप्लीकेशन और कैपेसिटी डेवलपमेंट को चेक करना, ये इसका काम है। इसका और क्या काम है? लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को असेसमेंट करना और किस एरिया में कौन सी टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ किया जा सकता है वो सजेस्ट करना। ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बनाता है जैसे सीड, प्लांटिंग मटेरियल, बायो एजेंट्स, लाइफ स्टॉक और उनको फार्मर्स को अवेलेबल भी करवाता है। ये जो है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंस की जाती है KVK स्कीम। और ये KVK कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं वो लेबोरेटरीज और फार्मलैंड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरीज में होता है उसको फार्म तक ले जाना, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? कृषि विज्ञान केंद्र का। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत बड़ा रोल है। जो हमारा टारगेट था कि हमें फार्मर्स की इनकम डबल करनी है 2022 तक, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत बड़ा हाथ है। ये हमारे पास आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग के कंपैरिजन में अगस्त 2022 में इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो 1.15% से कम हो गए हैं और इंपोर्ट जो है वो 37% इंक्रीज हो गए हैं, इसलिए हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ गया है। डेफिनेशंस देख लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? एक ऐसी अमाउंट जिसमें जो कोई भी कंट्री है उसके इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं उसके एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में। मतलब किसी कंट्री के जब इंपोर्ट्स ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो उस कंडीशन में उस कंट्री में ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट होने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है और ये करंट अकाउंट डेफिसिट का एक पार्ट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट में हमें पता है गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रांसफ़र पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता है और किसी भी कंट्री की पूरे वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजैक्शंस होती है उसको करंट अकाउंट में रखा जाता है। और कैपिटल अकाउंट की तरह करंट अकाउंट भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक कंपोनेंट है। जब करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है इसका मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट ज़्यादा की जा रही हैं और एक्सपोर्ट कम की जा रही हैं। आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी। इसमें यही था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसने कुछ फिनटेक फर्म्स को सर्च किया है क्योंकि उनके ऊपर लोन ऐप केस, मतलब जैसे ये 3 हमारे पास फर्म्स हैं, रेजर पे प्राइवेट लिमिटेड, कैश फ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज। इसमें क्या कहा गया है कि ये लोन देने के बहाने लोगों को क्या कर रही हैं, मतलब एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। ये डिजिटल लोन देने के बहाने ये जो कंपनीज़ हैं, ये जो फर्म्स हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। इसलिए और क्या माना जा रहा है कि ये चाइना में कुछ ऐसे सस्पेक्ट्स हैं जो इसे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इन्हें इलीगल वे से ऑपरेट किया जा रहा है वेरियस मर्चेंट आईडीज़ और अकाउंट्स की हेल्प से। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में देखना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और इसका मैंडेट क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज लॉ के वायलेशन से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना।
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, हमें पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, मतलब फाइनेंशियल मैटर्स में कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन करने की बात आती है तो वो कौन करेगी? ईडी करेगी। और ईडी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और जो इंडियन लॉज हैं उसके साथ स्ट्रिक्टली कंप्लायंस होके काम करती है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में देखे जा सकते हैं। 5 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। इनको हेड करते हैं स्पेशल डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट। 10 जोनल ऑफिसेज भी इसमें देखे जा सकते हैं। हर जोनल ऑफिस को हेड करते हैं एक डिप्टी डायरेक्टर। 11 सब जोनल ऑफिसेज भी देखे जा सकते हैं, उनको हेड करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर। रिक्रूटमेंट कैसे होगी इनकी? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनकी की जाती है और जो बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनके ऑफिसर्स को इसमें रिक्रूट किया जाता है। कौन कौन से एजेंसीज के ऑफिसर्स को इसमें रिक्रूट कर सकते हैं? IRS, IPS, IAS या फिर कोई इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इनको इसमें रिक्रूट किया जाता है। टेन्योर कितना रहता है? 2021 में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए थे जिसमें ये पावर सेंटर को दे दी गई कि जो CBI और ED के डायरेक्टर्स हैं उनके टेन्योर को 2 साल से लेके 5 साल तक वो इंक्रीज कर सकते हैं। CBI और ED के जो डायरेक्टर्स हैं उनके टेन्योर को सेंटर 2 साल की बजाय 5 साल तक एक्सटेंड कर सकता है। मतलब इनके जो चीफ हैं सेंट्रल एजेंसीज के, इनका 2 ईयर का तो फिक्स टेन्योर है। उसके बाद 3 मतलब 1 साल के लिए 3 बार इनको एनुअल एक्सटेंशन दिया जा सकता है। 5 साल हो गया इसका मतलब। लेकिन 5 साल के बाद जब 5 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इनको कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। फंक्शंस देख लेते हैं ईडी के क्या होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974 के अंडर किसी भी केस में जहां फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को कहीं उल्लंघन किया गया है, ऐसे केसेस में ईडी के पास पावर है कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकती है। ईडी के पास ये भी पावर है कि फेमा से रिलेटेड कोई भी केस है उसकी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना, और पेनल्टीज अगर लगाना चाहती है उसके कॉन्ट्रावेंशन से रिलेटेड तो ईडी वो पेनल्टीज भी लगा सकती है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अगर कोई मतलब लॉन्ड्रिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग कोई करता है, उस केस में भी किसके पास पावर होगी? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर होगी कि जो भी क्राइम की वजह से एसेट्स उसने ऑफेंडर ने एक्वायर किए हैं उसको ईडी ट्रेस कर सकती है, जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकती है और प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट भी कर सकती है स्पेशल कोर्ट की हेल्प से। उसके बाद 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लाया गया, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो देश में हमारी कंट्री से लोन लेके दूसरे देशों में भाग जाते हैं, ऐसे केसेस बढ़ रहे थे, इसलिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 लाया गया और इसकी ड्यूटी भी, इसकी एनफोर्समेंट भी किसके हाथों में दी गई? ईडी के हाथों में। अब इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होता है ईडी का? मैंने बताया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये दोनों एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई होते हैं, इसलिए ईडी जो है वो किसी भी पर्सन के खिलाफ एक्शन ले सकती है जिसपे भी ये एक्ट जो भी इनका उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। जो फेमा के अंडर केसेस आते हैं उनको सिविल कोर्ट सुन सकती है और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंडर आते हैं उनको केवल क्रिमिनल कोर्ट्स में सुना जाएगा। ऐसे केसेस केवल क्रिमिनल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। एजेंसी है ईडी, इसका किसी पर्सन पे भी जुरिस्डिक्शन होता है, किसी लीगल एंटिटी पे, मतलब कोई भी क्राइम करे, चाहे कोई पर्सन करे चाहे कोई लीगल एंटिटी करे, उस पे ही ईडी का जुरिस्डिक्शन हो जाएगा। किसी भी पब्लिक सर्वेंट को अगर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस करते हुए पाया जाता है तो ईडी का उसके ऊपर भी जुरिस्डिक्शन आ जाता है। ईडी अपने आप सुओ मोटो कोई भी एक्शन नहीं ले सकती, किसी भी एजेंसी को, अदर एजेंसी को या फिर पुलिस को ईडी को कंप्लेंट करनी होगी, उसके बाद ही ईडी जो है उस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर पाएगी और उसके बाद ही किसी एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर पाएगी। और ईडी जब कोई भी केस, कोई भी मैटर इन्वेस्टिगेट करेगी उस टाइम पे एक्यूज्ड पर्सन जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है और कोई अरेस्ट भी कर सकती है। और फेमा और पीएमएलए एक्ट के अंडर किन्हीं
किसी भी प्रोविज़न का वायलेशन हुआ है उसके खिलाफ प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकती है। ये जो मैटर है रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, या तो कोर्ट की हेल्प से या पीएमएलए कोर्ट्स की हेल्प से। पीएमएलए एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं साथ ही साथ। पीएमएलए एक्ट को 2002 में लाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। 2005, 2009, 2012 में इसमें सेवरल अमेंडमेंट्स लाए गए। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट और कंट्रोल करना, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की हेल्प से प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई है तो उसको सीज कर लेना। उसके बाद कोई भी और इशू आता है अगर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड तो उसके साथ भी डील करना। इंडिया ने ये क्यों लेके आया था, पीएमएलए एक्ट क्यों लेके आया था? वीना कन्वेंशन के साथ कंप्लाई करने के लिए। वीना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। हमें पता है मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक इंटरनेशनल मैटर है, इंटरनेशनली चिंता का विषय है और इंडिया ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स किए हैं इसको टैकल करने के लिए। ये इसमें इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमें पता है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू हमारा रेडी हो गया है और जो राजपथ है उसको 8 सितंबर को इनॉग्रेट किया जा रहा है। देख लेते हैं थोड़ा सा सेंट्रल विस्टा के बारे में। सेंट्रल विस्टा में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्चिव्स और भी बहुत कुछ। हमें पता है दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज V ने दिल्ली दरबार में एक अनाउंसमेंट की थी जहां उन्होंने इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था और दिल्ली दरबार को किंग जॉर्ज V के कोरोनेशन को मार्क करने के लिए लगाया गया था। मतलब उनके राज तिलक के उपलक्ष्य में इसको लगाया गया था। जो ये नई सिटी को कंस्ट्रक्ट करने का टास्क था वो एडविन लुटियंस को दिया गया था। हमें पता है दिल्ली को डिज़ाइन एडविन लुटियंस ने किया था। पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग है उसको लुटियंस और बेकर दोनों ने मिलकर डिज़ाइन किया था। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। जो सेक्रेटेरिएट है जिसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आते हैं उसको डिज़ाइन किया था हर्बर्ट बेकर ने। जो नया प्रोजेक्ट है उसमें क्या कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके मतलब नेक्स्ट में ही एक ट्रायंगुलर शेप में पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाएगी, एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक राजपथ मतलब रिनोवेट रिवैम्प किया जाएगा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है उनको म्यूजियम बना दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए सेंट्रल विस्टा को रिवैम्प या फिर रिनोवेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, कि जो पार्लियामेंट की फैसिलिटीज़ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज की करंट की डिमांड के हिसाब से इनएडिक्वेट है, मतलब फुलफिल नहीं कर पाती आज की करंट डिमांड को, इसलिए इसको रिनोवेट करने की ज़रूरत है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऑफिसेज जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट लोकेशन में फैले हुए हैं जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन है वो अफेक्ट होता है और अननेसेसरली ट्रैवलिंग का खर्चा होता है, पॉल्यूशन होता है। जो काफ़ी सारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनकी जो मतलब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना हो गया है और उनको रिन्यू करने की ज़रूरत है। ये आर्गुमेंट्स गवर्नमेंट ने दिए थे। इसके बाद क्या चेंजेस किए जाएंगे? जो इंडिया गेट से मानसिंह रोड तक जो लॉन्स हैं वहाँ पिकनिक अलाउड नहीं की गई हैं, लेकिन जो इन लॉन्स के पीछे का एरिया है वो पब्लिक के लिए ओपन है। पार्किंग प्रोवाइड करवाई गई है 1100 व्हीकल्स के लिए। वहाँ 8 एमिनिटी ब्लॉक्स लगाए जाएंगे जहाँ टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग लोड्स ये सब की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। जो कृषि भवन और वाणिज्य भवन के पीछे 2 कनाल हैं उनमें बोटिंग भी अलाउड की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। ये सब इसमें इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट था सेंट्रल विस्टा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स ने एमसीडी स्कूल्स को विजिट किया और क्या पाया कि स्कूल बिल्डिंग्स की काफ़ी पुअर कंडीशंस है। क्लासरूम भी और टॉयलेट, कैंपस, इन सब की जो हालत है वो काफ़ी पुअर है और ये सब जो है वो बीजेपी इसको मेंटेन करती है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के ऊपर काफ़ी सारे एक तरह से आरोप लगाए हैं कि वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। उन्हें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को ये
इसके खिलाफ एक एक्शन लेने के लिए कहा है, इसलिए हमारे पास इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसको मार्च 2007 में सेटअप किया गया था अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। मतलब अगर किसी एक्ट के अंदर इसको लाया गया है तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ये रहती है। इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन क्या दी गई है कि कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा पर्सन जो 0 से 18 ईयर एज ग्रुप में आता है उसको चाइल्ड माना जाएगा। इस कमीशन का मैंडेट क्या है कि कोई भी लॉ, पॉलिसी या प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट लाती है वो चाइल्ड राइट्स के कॉन्सोनेंस में हो, मतलब किसी भी तरह से चाइल्ड के राइट्स का उससे हनन ना हो। ऐसा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है और ऐसा ही यूएन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड राइट्स में कहा गया है। आरटीई एक्ट 2009 का है, उसके अंदर एनसीपीसीआर को क्या पावर्स हैं कि कोई भी लॉ का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है, आरटीई एक्ट का कोई भी वायलेशन करता हुआ पाया जाता है तो उसकी कंप्लेंट्स को इंक्वायर कौन करेगा? एनसीपीसीआर। और किसी भी इंडिविजुअल को ये समन कर सकती हैं और उससे किसी भी एविडेंस की डिमांड कर सकती है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए भी ये मांग कर सकती हैं। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी डाल सकती हैं अगर कहीं पाती हैं ये कि चाइल्ड राइट्स का हनन हो रहा है उस रिगार्डिंग। गवर्नमेंट को भी अप्रोच कर सकती हैं ऑफेंडर के प्रोसिक्यूशन के लिए, और जो लोग अफेक्टेड हैं, जो बच्चे अफेक्टेड हैं, उनके इंटरिम रिलीफ के लिए भी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे सकती है। कौन कौन होते हैं इसमें मेंबर्स? एक चेयरपर्सन होंगे, 6 मेंबर्स होंगे, उन 6 मेंबर्स में से एटलीस्ट 2 विमेन होनी चाहिए, और इन सभी को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी 3 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज लिमिट क्या रखी गई है? चेयरमैन के लिए एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 65 ईयर्स और मेंबर्स के लिए रखी गई है 60 ईयर्स। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अभी सदन जोनल काउंसिल को चेयर किया है जो कि केरला में थी। उसमें उन्होंने क्या कहा है कि हमें रिवर वाटर शेयरिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और ड्रग मीनेज का जो इशू है उसके लिए एफर्ट्स लेने होंगे। उन दोनों इश्यूज़ को टैकल करने के लिए हमें एफर्ट्स लेने होंगे। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक है जोनल काउंसिल्स और दूसरा एक बात आई है फिशिंग से रिलेटेड। फिशिंग विलेज है, हमें पता है सदर्न स्टेट्स में फिशिंग की काफ़ी इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो समुद्र से लगी हुई स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स, इसलिए वहाँ फिशिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों की इकोनॉमी में। इसलिए एक स्कीम का नाम आया फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। इन 2 टॉपिक्स के बारे में हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जोनल काउंसिल्स को देख लेते हैं। जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। इनको कौन से एक्ट के द्वारा बनाया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। आपको पता होना चाहिए। पूरी कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से जोन्स हैं? नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। और सभी जोन्स को एक एक जोनल काउंसिल प्रोवाइड कर दिया है। जब ये जोन बनाए जा रहे थे तो कुछ फैक्टर्स को अकाउंट किया गया। कौन कौन से फैक्टर्स को अकाउंट में रखा गया कि जो हमारी कंट्री का नेचुरल डिवीज़न है, मतलब जो भी हिमालय वाला पोर्शन है वो स्टेट्स एक जोन में आ जाएं। रिवर सिस्टम को ध्यान में रखा गया। कम्युनिकेशन के मीन्स जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उनको ध्यान में रखा गया। कल्चरल और लिंग्विस्टिक एफिनिटी को ध्यान में रखा गया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखा गया। उसके बाद इनको बनाया गया। ये जो मैंने 5 जोनल काउंसिल्स बताई, उसके अलावा एक काउंसिल और भी है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और इसको एक अलग से एक्ट लाया गया था पार्लियामेंट में, उसके तहत इसको बनाया गया। कौन सा एक्ट था? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। मतलब सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स प्लस सिक्किम वो आती हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। ये आपको पता होना चाहिए। जो काउंसिल्स होती हैं जोनल काउंसिल्स, ये एडवाइजरी बॉडीज़ होती हैं। ये केवल रेगमेंटेशन दे सकती हैं। सेंटर और स्टेट में कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई इकोनॉमिक या सोशल प्लानिंग करनी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का कोई इशू है, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट का कोई मैटर है, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन है किसी भी स्टेट का, उससे रिलेटेड कोई मैटर है, उस पर ये रेगमेंटेशंस अपनी देती हैं।
कंपोजिशन देख लेते हैं। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, उसमें कौन कौन सी स्टेट्स हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ये आपको याद रखना है। सेंट्रल जोनल काउंसिल में कौन कौन सी हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन सी हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न जोनल काउंसिल में है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन द्वी दादरा नगर हवेली। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि गोवा जो है वो सदन में नहीं है, गोवा है वेस्टर्न जोनल काउंसिल में, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सदर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन सी आ जाएंगी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। ये सभी सदर्न जोनल काउंसिल्स में आ जाएंगी। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चेयरमैन होंगे, चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होंगे जो इन सभी काउंसिल्स के चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन होंगे इन जो भी जोन की स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर, और वो वाइस चेयरमैन की तरह एक्ट करेंगे। मतलब सभी चीफ मिनिस्टर्स आएंगे स्टेट्स के, उनमें से किसी एक को 1 साल के लिए वहाँ का वाइस चेयरमैन बना दिया जाएगा रोटेशन वाइज। बाकी कौन बच जाएगा? एक चीफ मिनिस्टर तो वाइस चेयरमैन बन गया, उसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर जो है वो 2 मिनिस्टर्स को और भी नॉमिनेट करेंगे हर स्टेट से। यूनियन टेरिटरी से भी 2 मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। एडवाइजर्स भी होंगे। नीति आयोग भी एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी हर जोनल काउंसिल में। अब फंक्शंस देख लेते हैं काउंसिल के। मैंने बताया इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की फील्ड में अगर कोई भी मैटर आता है वो इसका काम है। कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट का कोई मैटर है उसको रिजॉल्व करना जोनल काउंसिल का काम है। कोई भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कोई भी स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन का इशू आता है, कोई भी मैटर आता है, तो उससे भी टैकल करना जोनल काउंसिल का काम है। ये आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इस आर्टिकल में फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसका क्या काम है? जो फिशरमैन और फिशर फॉक्स हैं, हमें पता है वो फिशिंग और अलाइड एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। ओवर 9.4 फिशरमैन्स के लिए फिशिंग और अलाइड एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। और क्या करना? फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को मैनेज करना, क्रिएट करना, और फिशरीज़ फैसिलिटीज़ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। उसके बाद ये जो फंड है इसकी हेल्प से फिशरीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाती हैं मैराइन और इनलैंड फिशरीज सेक्टर में। उसके बाद इसका एम क्या है कि 2023 तक जो फिश प्रोडक्शन है उसको अराउंड 20 मिलियन टन्स कर दिया जाए। मतलब एक 8 to 9% की ग्रोथ लेके आके फिश प्रोडक्शन के लेवल को अराउंड 20 मिलियन टन तक 2022-23 तक पहुंचा दिया जाए। ये इसका एम है। ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 जो है उसका फ्लाइट टेस्ट 2027 तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अब हमारे लिए LCA MK2 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ये एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जिसको इंडियन एयरफोर्स यूज़ करेगी, और मिराज 2000 क्लास थी जो एयरक्राफ्ट की, उसके रिप्लेसमेंट में इसको बनाया जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा इंजन होगा इसके पास, और इसके पास 6.5 टन का पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी होगी। 6.5 टन का मतलब 6500 kg का पेलोड कैरी करने की इसके पास पावर होगी। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी उसको ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है LCA के अंदर। इस LCA प्रोग्राम को 1980s में स्टार्ट किया गया था, क्योंकि जो MiG-21 फाइटर्स थे इंडिया के वो पुराने हो रहे थे, तो उनको रिप्लेस करने के लिए LCA प्रोग्राम को 1980s में स्टार्ट किया गया था। LCA प्रोग्राम को डिज़ाइन और डेवलप किया था ADA ने नोडल एजेंसी के तौर पे, और उसके प्रिंसिपल पार्टनर बन के हेल्प किसने की थी? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। वेरिएंट्स देख लेते हैं तेजस के। सबसे पहले आया तेजस ट्रेनर, फिर आया LCA नेवी, फिर आया LCA तेजस नेवी MK2, फिर आया LCA तेजस MK1A। अब जो आएगा वो आएगा LCA तेजस MK2। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें धीरे धीरे थोड़े चेंजेस लाए गए हैं। ये चेंजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसकी प्रीवियस स्टेजेस कौन कौन से, वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। अब इसमें और थोड़ी कैपेबिलिटीज़ बताई गई हैं इस आर्टिकल में। क्या क्या
कैपेबिलिटीज़ इसकी बढ़ा दी जाएंगी। जो MK2 है इसकी रेंज बढ़ा दी जाएगी, एंड्योरेंस इसकी बढ़ जाएगी। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम के लिए एक ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है। और काफ़ी सारे हैवी वेपन्स को ये कैरी कर सकता है, ये कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर हैं। ये MK2 जो होगा वो 1350 mm लॉन्गर होगा, और मैंने बताया 6500 kg पेलोड कैरी करने की इसमें पावर होगी। जो इससे प्रीवियस LCA है उसके पास पावर थी 3500 kg पेलोड कैरी करने की, इसके पास पावर होगी 6500 kg पेलोड कैरी करने की। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पावर यहाँ बढ़ा दी गई है, ऑलमोस्ट ट्वाइस कर दी गई है। इसको पावर किया जाएगा जनरल इलेक्ट्रिक GE 414 इंजन से, जिसकी जो पावर है, जो थ्रस्ट है वो 98 किलो न्यूटन है। और जो GE 404 था, जो इसके पहले वाले वेरिएंट्स में यूज़ किया जाता था, उसकी जो थ्रस्ट था 84 किलो न्यूटन था, इसमें 98 किलो न्यूटन है। यहाँ आप फ़र्क देख सकते हैं, इसकी पावर भी कितनी ज़्यादा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। हमारी जो एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ हैं काफ़ी इससे बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, जस्टिस चंद्रचूड़ को नलसा का नया हेड अपॉइंट किया गया है। हमारे लिए नलसा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नलसा या नालसा जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहें। थोड़ा सा देख लेते हैं। नलसा को बनाया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर, मतलब किसी एक्ट के अंडर बना है तो ये क्या हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। बनाया किस लिए गया था कि जो सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके। मतलब वीकर सेक्शंस जो हैं, पुअर सेक्शंस जो हैं, ऐसा ना हो कि पैसे की कमी की वजह से उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड हो ही ना, मतलब वो अपने लिए कोई लॉयर हायर ना कर पाएँ। इस केस में उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी। इसके जो पैटर्न इन चीफ होंगे वो होंगे CJI, और सुप्रीम कोर्ट के सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होंगे वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में नालसा के बारे में। 1995 में इसको लाया गया था, मैंने बताया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। किस लिए लाया गया था कि जो भी लीगल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के प्रोग्राम्स और रूल्स प्रिंसिपल हैं उनको मॉनिटर और रिव्यू ये कर सके। इसका काम क्या है, ये फंडिंग भी डिस्ट्रीब्यूट करता है NPO और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को, सो दैट कि जो लीगल एड सिस्टम्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। नलसा का जो ऑफिशियल न्यूज़लेटर है उसका नाम है न्यायदीप। कंपोजिशन मैंने आपको बता दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो इसके पैटर्न इन चीफ होंगे। सेकंड सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से रिलेटेड हैं, आर्टिकल 39A जो है वो क्या कहता है कि इकोनॉमिक या फिर किसी और डिसेबिलिटी की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पर्सन जस्टिस सिक्योर ना कर पाए। मतलब हमें सभी को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवानी है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। जस्टिस के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सो दैट इकोनॉमिक रीजंस की वजह से या फिर किसी डिसेबिलिटी की वजह से किसी को भी जस्टिस डिनाई ना हो। आर्टिकल 14 जो है 22 का फर्स्ट है, वो क्या कहता है, स्टेट के सामने इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब स्टेट के लिए सब बराबर हैं और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जस्टिस इक्वल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, फ्री लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड करवाना, लोगों में लीगल अवेयरनेस को फैलाना, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, ADR मैकेनिज्म्स का यूज़ करके डिस्प्यूट्स को सुलझवाना। ADR मैकेनिज्म्स कौन कौन से होते हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सेटलमेंट। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, दो पार्टीज है जिनके बीच में डिस्प्यूट है, कोई थर्ड पार्टी जो कि न्यूट्रल पार्टी है वो उन दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाती है। कंसिलिएशन में क्या होता है, दोनों पार्टीज आपस में ही बातचीत करके मैटर को सुलझा लेती हैं। कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना, जो भी विक्टिम्स हैं उनको, ये इसके काम है। एलिजिबल कौन कौन हो जाता है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये UPSC में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था, मैं इस क्वेश्चन को कल लेके आऊँगी, आपको आज अच्छे से समझना है इसको। किस किस को लीगल सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करवा सकते हैं, वीमेन एंड चिल्ड्रन को, मेंबर्स ऑफ SC ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, डिसेबल्ड पर्सन्स, पर्सन्स इन कस्टडी, और ऐसे पर्सन्स जिनकी एनुअल इनकम जो है
वो स्टेट गवर्नमेंट ने जो इनकम प्रिस्क्राइब की है उससे कम है या फिर 5 लाख से कम है, ऐसे केसेस, ऐसे लोगों को ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवा सकता है। और जो भी ह्यूमन बीइंग्स ट्रैफिकिंग का शिकार हुए हैं या फिर जो बेगार का शिकार हुए हैं उनको भी ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवा सकता है। इनिशिएटिव्स देख लेते हैं नलसा के कौन कौन से हैं। इसने एक लीगल सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन्स पे काम करता है, सो दैट कॉमन सिटीजन्स को लीगल एड ईजिली प्रोवाइड करवाई जा सके। दूसरी आई है दिशा स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको लॉन्च किया है सो दैट एक पैन इंडिया लेवल पे सभी को जस्टिस के लिए एक्सेस दिया जा सके। और जो सभी जस्टिस प्रोग्राम्स थे, एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम्स थे, उनको दिशा स्कीम के अंडर मर्ज कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, हमें पता है यूपी और आसाम में क्या हो रहा है, मदरसाज को चेक किया जा रहा है और जो भी मदरसा जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड है उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। उनमें कितने टीचर्स हैं, वहाँ का करिकुलम कैसा है, वो किसी एनजीओ के साथ एफिलिएटेड हैं या नहीं है, ये सब कुछ गवर्नमेंट चेक करने के लिए एक सर्वे लाने वाली है। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। उसने कहा है कि अगर आप मदरसास पे ऐसा कोई रूल या लॉ लेके आ रहे हैं तो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे मठ और धर्मशालाज हैं उन पे भी सेम रूल्स अप्लाई क्यों नहीं कर रहे, वहाँ पे भी आपको सेम रूल्स अप्लाई करने चाहिए। क्या इन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कहेंगे, इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए हैं कि जो भी मदरसाज में काम कर रहे हैं और मॉस्क्यूज़ में काम कर रहे हैं उनको टेररिज्म के लिए फ्रेम किया जा रहा है बिना किसी रीज़न के, और उनके खिलाफ बिना किसी एविडेंस के एक्शन लिए जा रहे हैं जो कि गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ऐसा जो है वो एक तरह से जो ओवैसी हैं, मिस्टर ओवैसी हैं, उन्होंने इसे क्या कहा है, मिनी एनआरसी। जो सर्वे मैंने बताया, सर्वे लाएगी गवर्नमेंट सो दैट जो अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा हैं उनको वहाँ उनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इसलिए ओवैसी जी ने इसको मिनी एनआरसी कहा है। तो इस आर्टिकल में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको हमने अभी 1-2 आर्टिकल्स पहले पढ़ा है। दूसरा होता है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी क्या है, लीगल इंडियन सिटीजन्स जो है उनका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और इसमें जो भी ऐसे सिटीजन्स हैं जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर क्वालिफाई होते हैं इंडिया के सिटीज़न बनने के लिए, उनके सभी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड किया जाएगा। पहली बार इसे 1951 के सेंसस के बाद बनाया गया था, उसके बाद इसको अपडेट नहीं किया गया, इसको केवल अभी तक असम में लाया गया है। और असम में क्यों लाया गया था इसे, ये रिजल्ट है असम अकॉर्ड 1985 का, जिसको सेंटर आसू, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने किस लिए साइन किया था, सो दैट जो फॉरेनर्स हैं उनको डिटेक्ट और डिपोर्ट किया जा सके। उनको जो लिबरेशन वॉर था 1971 का, उसके बाद बांग्लादेश से काफ़ी सारे फॉरेनर्स आसपास के एरियाज़ में आ गए थे, तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो लोकल्स हैं, वहाँ की ये जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है आसाम की, उनका और सेंटर का एक एग्रीमेंट हुआ था असम अकॉर्ड ऑफ 1985, जहाँ इस एक्सरसाइज के थ्रू जो फॉरेनर्स थे उनको डिटेक्ट और डिपोर्ट करने की बात की गई थी। यही था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हैदराबाद के लिबरेशन के 75 ईयर्स पूरे होने वाले हैं, इसलिए इसको कमेमोरेट करने के लिए सेंटर ने बात कही है कि जो 75 ईयर्स हैं इनको सेलिब्रेट किया जाएगा। और सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आज की जनरेशन है, जो उस रीजन की जनरेशन है और बाकी इंडिया है, उनको पता चल सके कि कितना सेक्रीफाइस किया है, कितनी बहादुरी से, कितने रेजिडेंस से हमने इंडिया को जोड़ा है, ये सब पता चल जाए। अब हैदराबाद की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। हमें पता है अगस्त में 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। उस टाइम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो आया था, उसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास 3 ऑप्शंस थे, या तो वो इंडिया के साथ जुड़ जाएं, या वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। तो बाकी सारे प्रिंसली स्टेट्स तो सेटल हो गए थे, चाहे वो इंडिया के साथ जुड़े, चाहे वो पाकिस्तान के साथ जुड़े, लेकिन 3 स्टेट्स ऐसी थी जो अभी भी
इंडिपेंडेंट थी एक तरह से, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ हम केवल हैदराबाद की बात करेंगे। 1947 के नवंबर में हैदराबाद ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ साइन किया। उसमें क्या कहा गया कि जैसे प्रोविजंस, जैसा अरेंजमेंट चलता आ रहा है वैसा ही कंटिन्यू होगा, बस एक चीज़ अलग हो जाएगी कि अब से इस एग्रीमेंट के बाद से इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो इस स्टेट में, हैदराबाद स्टेट में स्टेशन करेंगी। ये चेंज हो गया। फिर उसके बाद सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो लाया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए लाया गया वो? क्योंकि हैदराबाद में एक कम्युनिस्ट स्टेट इस्टेब्लिश होने का खतरा हो रहा था और जो मिलिटेंट राजाकर्स थे, राजाकर्स कौन से? जो मुस्लिम इलाइट्स थे हैदराबाद के, उनको राजाकर्स कहा जाता था, उनकी मिलिटेंसी काफ़ी बढ़ रही थी। उसको हैंडल करने के लिए ऑपरेशन पोलो लाया गया और हैदराबाद को इंडिया में एनेक्स कर लिया गया। ऑपरेशन पोलो क्या था? कोड नेम था पुलिस एक्शन का, जिसको प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद के खिलाफ लाया गया था सितंबर 1948 में। और इंडियन आर्मी ने हैदराबाद में हल्ला बोल दिया और वहाँ पे हॉस्टैलिटीज आउटब्रेक हो गया, जिसके बाद हैदराबाद को इंडियन यूनियन में एनेक्स कर लिया गया। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। ऑपरेशन पोलो है, इसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया? क्योंकि हैदराबाद में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोलो फील्ड्स पाई जाती थी, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो रखा गया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है पसमंद मूवमेंट से रिलेटेड। पसमंद मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल विल को टेस्ट कर रही है। मतलब जो पसमंद मूवमेंट के लीडर्स हैं, उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ को पूछा है कि वो उनका स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे इस इशू पे। अब इशू समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें पसमंद जो मुस्लिम मूवमेंट है इसके बारे में समझना होगा। इनकी डिमांड क्या है? सबसे पहले डिमांड को ही देख लेते हैं। इनकी डिमांड ये है कि जो दलित मुस्लिम्स हैं उनको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दिया जाए और जो दलित हिंदूज़ जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स इंजॉय करते हैं वैसे ही बेनिफिट्स भी इनको दिए जाए। ये इनकी डिमांड है पसमंद मुस्लिम्स की। अब इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके बारे में पसमंद एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब है ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं, पीछे रह गए हैं। ऐसे मुस्लिम्स के लिए इस टर्म को यूज़ किया जाता है जो कि शूद्र या अति शूद्र कास्ट के होते हैं। इसे पसमंद मुस्लिम महज एक ऐसा ग्रुप जो कि बिहार में काम करता था, उसने 1998 में यूज़ किया था। इसका मतलब क्या था? इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को एकदम अपोजिट बताया अशरफ मुस्लिम से। अशरफ मुस्लिम्स फॉरवर्ड कास्ट के मुस्लिम्स को कहा जाता है, उनसे अपने आप को एकदम अपोजिट बताया इन्होंने। उसके बाद पसमंद मुस्लिम्स वो हैं जो कि सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और मेनली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मेजॉरिटी जो है वो पसमंद मुस्लिम्स की ही पाई जाती है। ये जो पसमंद मुस्लिम वाली टर्म है पसमंद, इसको मेनली उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी पार्ट्स में यूज़ किया जाता है ऐसी मुस्लिम कम्युनिटीज़ को डिफाइन करने के लिए जो कि हिस्टोरिकली और सोशली ऑप्रेस्ड हैं। जो भी बैकवर्ड, दलित और ट्राइबल मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उन सभी को पसमंद मुस्लिम की कैटेगरी के अंदर रख लिया जाता है। अब कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटीज़ को नोटिफाई कैसे करती है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के सेक्शन 2C के अंदर जो भी कम्युनिटीज़ को नोटिफाई किया गया है उन्हीं को सेंट्रल गवर्नमेंट माइनॉरिटी का दर्जा देती है। उसके बाद 1992 में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एक्ट आया। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। पहले इसका नाम था माइनॉरिटीज़ कमीशन, फिर उसका नाम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ रख दिया गया। 1993 में क्या हुआ? फर्स्ट स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया और 5 कम्युनिटीज़, कौन कौन सी कम्युनिटीज़? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और जोरोएस्ट्रियंस, मतलब पारसीज़ को माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का दर्जा दे दिया गया। 2014 में जैन्स को भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दे दिया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे माइनॉरिटीज़ का दर्जा दिया जाता है किसी भी कम्युनिटी को और इनकी क्या डिमांड है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एक ऑथर हैं मधुरिमा सेन, उनकी बुक है विमेन इन द वॉर ऑफ फ्रीडम अनवील्ड बंगाल 1919 to 1947 ग्लिम्स फ्रॉम आर्कीवल रिकॉर्ड्स। मतलब एक इनकी बुक है जहाँ से कुछ ऐसी फ्रीडम फाइटर्स, फीमेल फ्रीडम फाइटर्स का नाम सामने आता है जिनका रिकॉर्ड कहीं और देखने को नहीं मिलता है। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने इसको
बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है। आपको आज क्या करना है, जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको रिवाइज ज़रूर कर लेना है, सो दैट स्टैटिक पार्ट भी आपका साथ साथ चलता रहे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अलीपुर बॉम्ब केस था 1908 का, इसमें कौन कौन इंक्लूडेड था? एक तो था प्रफुल्ल चाकी और दूसरे कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। उसमें एक फीमेल फ्रीडम फाइटर का नाम आया है, मेंशन किया गया है। क्या नाम है? सुधांशु बाला सिरकार, इनका नाम इंक्लूड किया गया है। मैंने पूरा गूगल चेक किया, मुझे इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। केवल ये जो बुक है, इसी बुक में इनका नाम अलीपुर बॉम्ब केस के साथ जोड़ा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है यूपीएससी अपकमिंग प्रीलिम्स में इनका नाम देके पूछ ले कि ये कौन से केस से रिलेटेड थी, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, सुधांशु बाला सिरकार। एक है दुखोरी बाला देवी, ये ऐसी फर्स्ट वीमेन थी जिनको रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए कन्विक्ट किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दुखोरी बाला देवी। उसके बाद लीला नाग, ये नाम भी आपको याद रखना है। ये फर्स्ट वीमेन ऐसी थी जिनको किसी भी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया गया था। कौन सी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनी थी? डक्का श्री संघ, ये उसकी मेंबर बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बीना दास का नाम आया। बीना दास को उन्होंने ट्राई किया था गवर्नर स्टैनले जैक्सन को मारने के लिए, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस आर्टिकल में। इससे ज़्यादा मैंने कुछ कवर नहीं किया है। आपको क्या देखना है आज जाके? अलीपुर बॉम्ब केस आपको देखना है। उसके बाद जो गवर्नर स्टैनले जैक्सन था, इनके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। जो डक्का श्री संघ है 1924 में आया था, वो आपको देख लेना है। एक आपको बताना है कांग्रेस की जो 1924 में बेलगांव में हुई थी, इसको क्या बोलते हैं, CWC आई थिंक, मैं भूल गई एकदम, वो उसको प्रिसाइड किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 1924 वाली को किसने प्रिसाइड किया था? नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड है। नए नए इसके वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं, खतरा बढ़ता जा रहा है। लैटिन अमेरिका में इसके केस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन ग्लोबली इसके केसेस थोड़े डिक्लाइन हो रहे हैं। मंकी पॉक्स के बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेग्लेक्टेड डिजीज़ है, मतलब जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। जूनोटिक वायरल इन्फेक्शन है। जूनोटिक मतलब एनिमल्स से ह्यूमंस में आ सकता है, ये ट्रांसफ़र हो सकता है, ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है और अदर एनिमल्स को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। जो इसका ओरिजिन है वो एग्जैक्टली नोन नहीं है, लेकिन मंकी पॉक्स नाम रख के इसको मंकी के साथ जोड़ना एक गलत मिसनोमर हो जाएगा, क्योंकि ये केवल मंकीज तक सीमित नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स मैंने आपको बताया एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती है। पॉक्स लाइक डिजीज़ है, ये मंकीज़ में सबसे पहले देखी गई थी, इसलिए तब से इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। नाइजीरिया की एक एंडेमिक डिजीज़ है ये। मंकी पॉक्स वायरस से ये होती है। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक मेंबर है। इसका नेचुरल होस्ट अनआइडेंटिफाइड है, अनडिफाइंड है, अभी तक पता नहीं चल पाया कहाँ से ऑरिजिन हुआ था इस डिजीज़ का, लेकिन इस डिजीज़ को काफ़ी सारे एनिमल्स में पाया गया है। कौन कौन से एनिमल्स में पाया गया है? मंकीज़, एप्स, काफ़ी रोडेंट्स में, रैबिट्स में, इन सब में इसको पाया गया है। आउटब्रेक कब देखा गया था इसका? सबसे पहले 1958 में देखा गया था मंकीज़ में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और ह्यूमंस में सबसे पहली बार देखा गया था 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही। 2017 में 40 साल के बाद एकदम से नाइजीरिया में इसका एक बहुत बड़ा आउटब्रेक देखा गया, और उसके बाद से इस डिजीज़ को वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी पाया जाने लगा। सिम्टम्स इसके क्या हैं? चिकन पॉक्स जैसे इसमें रैशेस हो जाते हैं, फीवर, मेलाइज, हेडेक हो जाता है, और जितना चिकन पॉक्स में होता है उससे ज़्यादा फीवर, हेडेक वगैरह इन सब की दिक्कतें मंकी पॉक्स में देखने को मिलती हैं। मंकी पॉक्स की जो अर्ली स्टेज है उसमें स्मॉल पॉक्स से इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिम्फ ग्लैंड्स जो हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। लिम्फ ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? गर्दन, आर्म्स, शोल्डर्स, यहाँ हमारे लिम्फ ग्लैंड्स पाए जाते हैं, तो ये थोड़े एनलार्ज होते हुए पाए जाते हैं। ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है इसका? प्राइमरी इन्फेक्शन इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, जैसे ब्लड से, बॉडीली फ्लूइड से,
किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, या फिर किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल का इनएडिक्वेटली कुक्ड मिल्क खा लिया, मतलब कोई भी एनिमल इन्फेक्टेड है उसको बिना अच्छे से पकाए हुए उसका मीट अगर आप खा लेते हैं तो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है अगर क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें। रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस की वजह से, जैसे किसी को छींक आती है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो सामने वाले पर्सन के पास भी ये डिजीज़ फैल सकती है। इन सब चीज़ों से ये फैल सकता है। वल्नरेबिलिटी देखी जा सकती है, 10 में से 1 की इसमें से डेथ हो सकती है। ट्रीटमेंट अभी तक कोई भी स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है, और जो एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन थी वो 85% तक इफ़ेक्टिव पाई गई थी मंकी पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन वर्ल्ड जो है उसमें स्मॉल पॉक्स 1980s में ही ख़त्म हो गई थी, तो ये जो वैक्सीन है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है। कोई भी ऐसा ग्लोबल सिस्टम नहीं है जो कि मंकी पॉक्स के स्प्रेड को मैनेज कर पाए, इसलिए जहाँ भी ये आउटब्रेक हो जाता है उस कंट्री को इससे टैकल करने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये सभी था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है वोस्टॉक 2022 में इंडिया हमें पता है पार्ट लेने वाला है, लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं, आर्मी वाला और मैराइन सेक्शन वाला, मैरीटाइम सेक्शन वाला। इंडिया जो है वो आर्मी ड्रिल में ही पार्टिसिपेट करेगा, नवाल ड्रिल में पार्टिसिपेट इंडिया नहीं कर रहा है, तो उसके रीजंस देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ ने अपनी मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स को भेजा है वोस्टॉक 2022 में पार्ट लेने के लिए। अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ और सीरिया और ताजिकिस्तान। सीरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको नाम ध्यान रखना है, सीरिया ने भी भेजा है। और इंडिया ने अपनी केवल आर्मी कंटिजेंट जो गोरखा राइफल्स की उसको सेंड किया है, लेकिन मैरीटाइम सेक्शन के लिए इंडिया ने पार्ट लेने से मना कर दिया है। क्यों पार्ट लेने से मना कर दिया है? कि जो मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होंगी वो सी ऑफ ओखोट्स्क और सी ऑफ जापान में होने वाली हैं, और ये दोनों जो लोकेशंस हैं ये साउथ कुरिल आइलैंड्स के पास हैं, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए इंडिया ने इसमें पार्ट लेने से मना कर दिया है। अब इंडिया का पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में, क्योंकि जो यूएस है उसने इंडिया को इस चीज़ के ऊपर कंडेम किया है कि इंडिया को इस एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंडिया ने अपने पार्टिसिपेशन को 4 मैसेजेस के थ्रू जस्टिफाई किया है। मतलब 4 चीज़ें इससे जस्टिफाई करने की कोशिश की हैं। पहली क्या कि रशिया के साथ इंडिया अपना रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू करने वाला है डिस्पाइट द यूक्रेन वॉर, और अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसको ख़त्म नहीं करने वाला है, अपनी मॉस्को के साथ जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उसको कंटिन्यू करने वाला है। सेकंड क्या है कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट बना के चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम रशिया की साइड हैं या हम वेस्टर्न पावर्स की साइड हैं, हम अपनी पोजीशन को नॉन अलाइंड बनाकर चल रहे हैं। मतलब हमें पता है यूएन में अभी तक इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया है, इसका मतलब हम रशिया के खिलाफ नहीं हैं। अब रशिया के खिलाफ वोट ना करने से ये भी नहीं कह सकते कि हम यूएस के या फिर वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ हैं, क्योंकि इंडिया यूएस का जो युद्ध अभ्यास है उसमें हम पार्ट लेने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, उत्तराखंड में होगा ये। तो हम किसी की साइड नहीं हैं, हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं और नॉन अलाइनमेंट की पोजीशन लेके चल रहे हैं। थर्ड क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज में हम पार्ट नहीं लेने वाले हैं। इससे हम क्या शो कर रहे हैं कि हम जापान के जो कंसर्न्स हैं उनको लेके सेंसिटिव हैं, और जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है उस पर अपना स्टेटस क्यू मेंटेन करके हम चल रहे हैं। लास्ट, चाइना के लिए एक मैसेज हमने इसके थ्रू दिया है कि हम चाइना के साथ LAC पे मिलिट्री टॉक्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाइना काफ़ी सारे फ्रंट्स पे बात करे इंक्लूडिंग LAC, ये हमारे स्टैंड है। उसके बाद ये जो डिस्प्यूटेड साउथ कुरिल आइलैंड्स हैं इनके बारे में देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। कुरिल आइलैंड्स जो हैं वो जापान और रशिया के बीच डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट का एरिया है। साउथ कुरिल आइलैंड में इटोरोफू आइलैंड, कुनाशिरी आइलैंड, शिकोटन आइलैंड और हबोमई आइलैंड, ये चारों आइलैंड साउथ कुरिल आइलैंड में आते हैं। उसके बाद इन आइलैंड्स को जापान क्लेम करता है, लेकिन रशिया ने इनको ऑक्यूपाई किया है, क्योंकि रशिया जो है वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर स्टेट है, इसलिए ये आर्गुमेंट देके इनको ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। लोकेशन देख लेते हैं। कुरिल आइलैंड जो है
वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? जापान का होकाइडो आइलैंड है, वहाँ से लेके रशिया का जो कमचटका पेनिनसुला है उसके सदर्न टिप तक ये फैले हुए हैं। और ये जो ओखोत्स्की है उसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन से सेपरेट करते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे। हमें पता है यहाँ कितने सारे वोल्केनोज पाए जाते हैं। यहाँ पर भी इन आइलैंड्स पे भी 100 से ज़्यादा वोल्केनोज पाए जाते हैं, जिनमें से 35 अभी भी एक्टिव हैं और काफ़ी सारी हॉट स्प्रिंग्स यहाँ देखी जा सकती हैं। आपको इस लोकेशन को मैप में ज़रूर देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमें पता है यूजीसी एक कॉलेज क्लस्टर प्लान ला रही है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेगी उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। इशू क्या है? यूजीसी ने प्रिस्क्राइब किया है कि जो भी इंस्टीट्यूशन प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है, मतलब कि पास पास लोकेटेड है, उनका एक क्लस्टर बना दिया जाए सो दैट वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें और ऑनलाइन, ऑफलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में काफ़ी इनोवेटिव प्रोग्राम्स को ऑफर कर पाएँ। पहला इसका अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच क्या है कि जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस है, मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें केवल एक स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसको बाकी मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज कर देना। और चाहे तो ऐसा एक ही मैनेजमेंट, सेम मैनेजमेंट के अंडर करना, चाहे डिफरेंट मैनेजमेंट्स के अंडर करना। और थर्ड क्या है कि नए डिपार्टमेंट को सेट करना, मतलब इस्टेब्लिश करना। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? जो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें एनरोलमेंट रेशियो पुअर है और जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, उनको ऐसे क्लस्टर से फ़ायदा होगा। जब छोटे छोटे मल्टीपल स्मॉल इंस्टीट्यूशन साथ आएंगे और एक डिग्री ग्रांटेड इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो इनकी ग्रोथ के लिए भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिल जाएगी। उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन पे एम्फसिस जोड़ देने का हमारा क्या मोटो है? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें ये रेकमेंडेशन थी हायर एजुकेशन के लिए। ये टारगेट किया गया था कि 2030 तक हम अपने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी बना देंगे। इस संदर्भ में ये एक्शन लिया जा रहा है। रिस्पॉन्स क्या आया है? रिस्पॉन्स ये आया है कि इस मूव को तो वेलकम किया जा रहा है कि आप जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाना चाहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे कहाँ से? यूजीसी के चेयरमैन ने कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएंगे रिक्वायर्ड फंड, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन है इनमें ऑलरेडी फंड्स की कमी देखी जा सकती है। यहाँ टीचर्स को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है फंड्स की कमी की वजह से, इसलिए जो स्टेट है वो इस स्कीम को लाने में थोड़ा डर रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि यूजीसी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। यूजीसी को फंड प्रोवाइड करवाने चाहिए और यूजीसी फंड प्रोवाइड नहीं करवा रही है। और ये कहा गया है कि गाइडलाइंस की बजाय यूजीसी को रेगुलेशंस देनी चाहिए सो दैट कि स्टेट गवर्नमेंट उनको इजीली अडॉप्ट कर पाए। ये पूरा इशू था। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? बेल फॉर वीमेन। हमें पता है अभी तीस्ता सीतलवाद को बेल दी गई है। मैंने कल पूरा अच्छे से इशू बताया था उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे थे। फर्स्ट आर्टिकल ही था कल की वीडियो का हमारे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। बेल फॉर वीमेन, हमारी कंट्री में वीमेंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की गई है। जो हमारे सीआरपीसी का सेक्शन 437 है वो वीमेंस के लिए फेवरेबल ट्रीटमेंट की बात करता है कि वीमेंस को फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि अगर आप वीमेन हैं, केवल यही पॉसिबल ग्राउंड इनफ है कि आपको बेल ग्रांट कर दी जाए। मतलब कोई भी और कारण इनफ नहीं होगा, केवल आप वीमेन हैं इस बेसिस पे भी आपको बेल दी जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 437 है जो सीआरपीसी का, क्या कहता है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। इसमें भी एक्सेप्शन दिया गया है कि ऐसे ऑफेंसेस में भी अगर किसी को लाया गया है कि जो नॉन बेलेबल है, जिन ऑफेंसेस के लिए बेल नहीं दी जा सकती, उसमें भी एक्सेप्शन रखे गए हैं कि कोई ऐसा पर्सन जो 16 एज से छोटा है, या फिर कोई वीमेन है, या फिर कोई सिक है, कोई बीमार है, उनको इस केस में भी बेल दी जा सकती है। और कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको वीमेन के फेवरेबल बनाया गया है? हमें पता है कि कोई भी पर्सन है, उसको अगर किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसका रोल कुछ पाया जाता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको किसी भी टाइम
जेल में बुला सकता है, पुलिस स्टेशन में बुला सकता है अपनी अटेंडेंस देने के लिए, और उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160। लेकिन ऐसा किसी विमेन के साथ नहीं किया जा सकता, केवल उसको जहां वो रहती है उसी प्लेस पे इंक्वायर किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। आप किसी विमेन को ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि उसको पुलिस स्टेशन में आके अपनी अटेंडेंस लगवानी होगी। आपको खुद जाना पड़ेगा, किसी भी पुलिस ऑफिसर को खुद जाना पड़ेगा और जहां वो रहती है वहीं से उनकी अटेंडेंस लेनी होगी। और केवल विमेन को नहीं, ये जो बेनिफिट है वो ऐसे बॉयज़ को भी अवेलेबल है जो 15 साल से छोटे हैं, जो मेन हैं जो 65 ईयर्स के अबव हैं उनको भी अवेलेबल है, और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स को भी ये अवेलेबल है। उसके बाद अरेस्ट से रिलेटेड विमेन के पास क्या फेवर्स हैं, हमें पता है किसी भी विमेन पर्सन को केवल फीमेल पुलिस ऑफिसर ही टच कर सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है, ये हमें पता है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी विमेन को सनसेट के बाद या सनराइज से पहले अरेस्ट करने पे प्रोहिबिशन लगाया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46। ये 2005 में अमेंडमेंट लाया गया था, उसमें प्रोविज़न एक्ट ऐड किया गया था कि किसी भी विमेन को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन केवल ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, अगर अरेस्ट करने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है, उस केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके विमेन पुलिस ऑफिसर जाएंगी किसी भी विमेन को अरेस्ट करने, ये प्रोविज़न है। अच्छा, लास्ट में क्या कहा गया है, कोई ऐसी विमेन जिसके साथ कोई मतलब गलत कुछ हुआ है और वो पब्लिक में खुद नहीं आना चाहती, उसके लिए भी कुछ प्रोविज़न दिया गया है। अगर कोई विमेन किसी के खिलाफ डिफेमेशन केस करना चाहती है लेकिन पब्लिक के सामने आना नहीं चाहती खुद, तो कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो किसी और को भी कह सकती है कि वो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर दे, उसके पास ये पावर भी है। तो आप देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कोड्स ने, पिनाल कोड्स ने विमेन को कितने सारे फेवरेबल प्रोविजंस दिए हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि 2022 में हमारा यूके और कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, किसी भी दो या दो से ज़्यादा नेशन के बीच ये एक पैक्ट होता है जिससे कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैरियर्स होते हैं उनको कम किया जाता है। किसी भी फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंडर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ख़रीदा और बेचा जा सकता है और उस पर गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ, क्योटा, सब्सिडी ये सब कुछ नहीं लगाएगी। और ये जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट है ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म और इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म का अपोजिट है। मतलब ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है, कोई भी कंट्री अपना कंट्री का ट्रेड प्रोटेक्ट करना चाहती है। कोई कंट्री चाहती है कि वहाँ इंपोर्ट्स ना हो, सो दैट जो डोमेस्टिक उसका प्रोडक्शन होता है उसी से वो अपना ट्रेड चलाए। तो ये फ्री ट्रेड के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो गया, ये इसका मतलब था। इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। एफटीए के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूके और कनाडा के साथ हम एफटीए 2022 में साइन कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास 2 होटल सेटअप करने वाली है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में इसको बिल्ड किया गया था। सरदार पटेल का काफ़ी बड़ा रोल देखा जा सकता है। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में 560 प्रिंसली स्टेट को इन्होंने यूनाइट किया था एक साथ, तो इसलिए इनका जो स्टैट्यू लाया गया उसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको 31 अक्टूबर 2018 में इनॉग्रेट किया गया था सरदार पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी के मार्क पर। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैच्यू है, 182 मीटर्स का है ये, और चाइना का जो स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा स्टैचू है उससे 23 मीटर ये ज़्यादा टॉलर है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इसकी हाइट ऑलमोस्ट डबल है। जनवरी 2020 में ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर्स में ऐड कर दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 वंडर में इसको ऐड कर दिया गया। लोकेशन क्या है इसकी, ये साधु बेट आइलैंड पे लोकेटेड है जो कि नर्मदा रिवर पे है। सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में नर्मदा रिवर बहती है, हमें पता है। डिज़ाइन इसे किसने किया था, इसे डिज़ाइन किया था पद्म भूषण रेसिपेंट राम वी सुतार ने। और इस पे जो ब्रॉन्ज क्लैडिंग का वर्क है वो किसने किया था, एक चाइनीज़ फाउंड्री ने किया था, चाइनीज़ कंपनी ने किया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1875 में गुजरात में। अचीवमेंट्स इनके क्या थे? इंडिया के ये फर्स्ट होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। काफ़ी सारी कमिटीज़ को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज़ को इन्होंने हेड किया था। कौन कौन सी कमेटी को हेड किया था? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये 3 कमेटीज़ को इन्होंने हेड किया था। खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा हुआ था 1918 में और बारदोली वाला हुआ था 1928 में। उसको इन्होंने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट किया था। जो विमेन थी बारदोली की, उन्होंने इन्हें सरदार का टाइटल दिया था। मतलब सरदार का मतलब होता है चीफ या फिर लीडर। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का इंपॉर्टेंट रोल था वो इन्होंने प्ले किया था, इसलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने इंडिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि एक साथ रहें और अपने इंडिया को श्रेष्ठ बनाएं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने एक तरह से स्टार्ट किया था। और यही जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है उसमें भी इनकी आइडियोलॉजी को देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें भी इंडिया को सेल्फ रिलायंट करने की बात की गई है। इन्हें इंडियन सिविल सर्विस का पेट्रोन सेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विस सिस्टम है वो भी इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। अब 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। स्टैचू ऑफ पीस है, ये राजस्थान में है। किसका है? ये जैन मोंक आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टैचू ऑफ पीस है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ये 216 फुट स्टैचू है रामानुजाचार्य का, हैदराबाद में। ये आपको पता होना चाहिए। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी और स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये डिफरेंट है, आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट यही था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग में इंडिया की ग्रोथ और इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो यहाँ हमारे लिए क्वांटम कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वांटम कंप्यूटिंग उस एबिलिटी का एडवांटेज लेती है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रेजेंट होती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कौन सी एबिलिटी होती है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो किसी भी टाइम पे एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी इनकी स्ट्रेंज क्वालिटी का एडवांटेज क्वांटम कंप्यूटिंग में उठाया जाता है। और इनका जो ये स्ट्रेंज बिहेव है, इसकी हेल्प से ये जो भी ऑपरेशंस हैं उनको काफ़ी जल्दी किया जा सकता है। और ये क्लासिकल कंप्यूटर्स की कंपैरिजन में काफ़ी कम एनर्जी यूज़ करते हैं। क्लासिकल कंप्यूटिंग में हमें पता है कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको केवल 2 स्टेट्स में रखा जा सकता है, 0 या 1 में, बाइनरी डिजिट्स में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम बिट्स या फिर क्यूबिट्स का यूज़ किया जाता है। और क्वांटम सिस्टम भी 2 स्टेट्स में ऑपरेट होता है, लेकिन यूजुअल बिट की तरह ये 1 और 0 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, क्योंकि इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में इनका सुपरपोजिशन भी इंक्लूड किया जाता है 0 और 1 का। जैसे केवल 0 और 1 में नहीं, इनके सुपरपोजिशन को भी इंक्लूड किया जाता है। यही था इस आर्टिकल में। न्यूज़ एनालिसिस हो चुका है। अब वोकैबलरी हम देख लेते हैं। वोकैबलरी है इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड का मतलब है नशे में धुत। सेकंड है फेनेटिकल। फेनेटिकल का मतलब है कट्टर। ये दोनों वर्ड्स आपको याद करने हैं, आपकी वोकैबलरी को अच्छा करने में हेल्पफुल होंगे। अब जो आज का क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस स्टेबिलिटी को कौन मेंटेन करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा। जब भी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया का क्या मतलब है? लोगों के पास मनी ज़्यादा हो गया है, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो मार्केट से मनी उठा लेता है आरबीआई। क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है और मनी को सक कर लेता है मार्केट से, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और जब मनी की कमी हो जाती है मार्केट में, उस टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देता है। उससे भी जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मेंटेन की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है, आपको समझ में आया है और आपको लगता है कि आपको मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगता है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।